अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो नीट फिनिशिंग टच क्वेश्चन एक्सप्रेस का पार्ट थर्ड है। तो पहले लेक्चर में हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस किए, दूसरे लेक्चर में हमने काइनेमैटिक्स किया। तो आज के लेक्चर में हम लॉज ऑफ मोशन करेंगे, ठीक है ना? तो अगर आप चाहते हो कि आपकी नीट की प्रिपरेशन जो है वो और बूस्ट अप हो जाए, तो जो पहले दो पार्ट्स है वो भी आप व्यू करें, वो भी इसी चैनल में है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर वन। अब जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। A ball of mass 0.15 kg is dropped from a height of 10 meter, strikes the ground and rebounds to the same height. The magnitude of the impulse imparted to the ball is। अब जरा देखो क्वेश्चन क्या है। ये ग्राउंड है, इस यहाँ से बॉल मैंने ड्रॉप की। ड्रॉप का मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। किस हाइट से? फ्रॉम ए हाइट ऑफ h इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक। अच्छा, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एंड रिबाउंड्स टू द सेम हाइट। देखो, जब बॉल ग्राउंड को हिट करेगी, लेट दैट वेलोसिटी बी वी, वो आपको पता है वो होगी बराबर अंडर रूट ऑफ 2gh। एंड दिस बॉल रीचेस बैक टू द इनिशियल पॉइंट जहां से अपने आपने बॉल को ड्रॉप किया है। तो एक चीज तो क्लियर है कि ये इलास्टिक कोलिजन है। बिकॉज जरा देखो, जब बॉल यहां से लेके यहां तक गई तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। अब अगर बॉल फिर से वापस अपने ही पॉइंट पे पहुंचती है वापस, तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो वापस जाएगी किस में? पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसका मतलब वो जिस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा उसी वेलोसिटी से क्या होगा? रिबाउंड। तो आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड द इम्पल्स। अब जरा देखो नेक्स्ट पेज पे मैं जाता हूं। अब ये अगर यहां पे जरा देखिए, ये अगर ग्राउंड है और ये अगर बॉल इसको हिट कर रही है फॉर एग्जांपल v वेलोसिटी से, और रिबाउंड भी अगर हो गई v वेलोसिटी से, और अगर बॉल का मास m, तो अगर मैं आपको बोलूं बताइए चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम ही तो इम्पल्स हुआ। तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो जो फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम इज एम वी इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो वो आएगा माइनस एम वी जे कैप, माइनस इनिशियल मोमेंटम एम वी लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जे कैप, ठीक है। तो ये आएगा आपका माइनस टू एम वी जे कैप। तो दिस इज चेंज इन मोमेंटम। तो अगर चेंज इन मोमेंटम का आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, वो सीधे होगा ट्वाइस एम वी। तो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। अगर बॉल हिट करेगी विथ वेलोसिटी v और रिबाउंड भी होगी उसी वेलोसिटी v से, तो तब तब जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो आएगा 2mv। अब जरा देखो क्वेश्चन को। अब ये किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट किया? अंडर रूट ऑफ 2gh। तो आपको निकालना है इम्पल्स। इम्पल्स जो होगा बराबर वो सीधे चेंज इन मोमेंटम होगा। और चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स जो होगा दैट इज, इम्पल्स जो होगा, इसको क्या प्रॉब्लम है? इम्पल्स जो होगा दैट इज, इम्पल्स जो होगा दैट इज चेंज इन मोमेंटम। तो वो आएगा बराबर आपका ट्वाइस एम वी। तो आएगा 2m। कितना है बॉल, कितना है मास, कितना है बॉल का? अब जरा देखो, इसको मैं रब करता हूं। तो जो मास है बॉल का वो है 0.15, तो वो आएगा 15/100 इंटू वी। वी कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 2gh। तो 2g इज 10 एंड h इज 10। तो ये आएगा आपका 2 × 15 दैट इज 13, 13/100 इंटू रूट ऑफ 2 इंटू 10, बिकॉज 10 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा। तो ये जीरो कैंसिल, तो ये आएगा आपका 3√2। 3√2 दैट इज इक्वल टू 3 × 1.414। तो ये आएगा 3 4 12 4। अच्छा, 3 4 12, तो एक 4.242 kg मीटर पर सेकंड इज द चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम को ही हम इम्पल्स बोलेंगे। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा देखो क्वेश्चन क्या है। द फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर। दिस इज फोर्स टाइम ग्राफ and you have to find the change in momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 seconds। अब जरा देखिए, ये आपका फोर्स टाइम ग्राफ है और आपको निकालना है चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम 0 to 8 seconds। तो सिंपली बेसिकली देखो, आपने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ी होगी, तो वहां पे आप लिखते हो कि इम्पल्स जो होता है चेंज इन मोमेंटम। एंड चेंज इन मोमेंटम कुछ नहीं, चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स, इट इज द एरिया अंडर फोर्स एंड टाइम ग्राफ। एरिया अंडर फोर्स एंड टाइम ग्राफ। तो कुछ नहीं करना है। अगर आपको
आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है या इम्पल्स निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू फाइंड द एरिया अंडर फोर्स एंड टाइम ग्राफ। अब जरा देखो ये वाला एरिया, ये जो एरिया अंडर करूँ, जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया आपको निकालना है। तो अब जरा देखो जो ऊपर वाला ये ट्रायंगल है तो इसका एरिया जो आएगा दैट इज 1/2, बेस जो है इसका 2 और ऑल्टीट्यूड जो है इसका वो है 6। तो 2 and 2 गेट्स कैंसिल, इट इज 6, इसका एरिया 6। तो इसका एरिया कितना आएगा 4 - 2 2, 2 × 3 तो इसका आएगा 6, ठीक 6 आएगा इसका भी। और इसका जो आएगा 4 × 3 12 आएगा इसका। अब जरा देखो अपर एरिया आपका 6 है, 6 + 12 18 और लोअर एरिया जो है आपका 6। तो इम्पल्स जो है, इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी या चेंज इन मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी नेगेटिव। सो इफ यू हैव टू फाइंड द चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम द फोर्स टाइम ग्राफ, यू हैव टू सिंपली आपको क्या निकालना है, आपको अपर एरिया माइनस लोअर एरिया करना है। तो वो आएगा 12 + 6 18, 18 - 6 दैट इज 12। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ए सैटेलाइट इन फोर्स फ्री स्पेस। फोर्स फ्री स्पेस का मतलब हुआ कि नेट फोर्स जो है वो 0 है, फोर्स फ्री स्पेस। स्वीप स्टेशनरी इंटरप्लेनेटरी डस्ट एट अ रेट ऑफ dm/dt इज इक्वल टू अल्फा v। तो ये वेरिएबल मास सिस्टम का क्वेश्चन है। रेट dm/dt जो है वो अल्फा v है, वेयर m इज मास एंड v इज द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट एंड अल्फा इज अ कांस्टेंट। यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट। अब जरा देखो जो फोर्स होता है इन केस ऑफ वेरिएबल, आपको पता है फोर्स होता है बराबर dp/dt। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू dmv/dt। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर दोनों वेरिएबल होंगे मास भी और वेलोसिटी, तो यूवी रूल बनेगा, तो बनेगा m dv/dt प्लस v dm/dt। अब वहीं से बोल रहा है कि फोर्स फ्री स्पेस है, तो नेट फोर्स जो है वो 0 है, तो बनेगा क्या m dv/dt प्लस v dm/dt दैट इज इक्वल टू 0। तो m dv/dt ही तो एक्सेलरेशन है, प्लस v dm/dt गिवन है कितना है अल्फा v। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं अल्फा v इज इक्वल टू 0। तो ma जो आएगा वो आएगा माइनस अल्फा v स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन आएगा माइनस अल्फा v स्क्वायर बाई m। एक्सेलरेशन आएगा माइनस अल्फा v स्क्वायर बाई m। सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट, माइनस अल्फा v स्क्वायर बाई m। आई होप कि ये आपको समझ आ रहा होगा कैसे किया हमने इसको। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरह सा है। क्वेश्चन है ए बॉडी ऑफ मास 3 kg, बॉडी का मास कितना है 3 kg, हिट्स ए वॉल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री गिवन है और रिबाउंड भी होता है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। अच्छा, द इम्पैक्ट टाइम जो गिवन है मींस द टाइम during which the ball and the wall remains in contact, that is given, that is 0.2 seconds. What you have to find the force exerted on the wall। अब जरा देखो इस वॉल के दो केसेस बनता है। एक केस जो है देखो, एक केस ऐसा बनेगा अगर बीच में एंगल होगा, यहाँ पे अगर एंगल होगा थीटा और अगर वेलोसिटी u है, ये वेलोसिटी u है, तो अगर इस केस में आपको इम्पल्स निकालना होगा या चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो वो आएगा ट्वाइस mu cos थीटा। और दूसरा होता है ये वाला केस जब एंगल वॉल के साथ बनेगा, यहाँ पे अगर ये भी थीटा ये भी थीटा, तो इस केस में अगर आप इम्पल्स निकालते हो इस वाले केस में, तो इस वाले केस में जो इम्पल्स आएगा यहाँ पे मुझे करने की जरूरत नहीं है, रेजोल्यूशन से आप कर सकते हो या वेक्टर सब्ट्रैक्शन से कर सकते हो, टाइम पास है सीधे याद रखेंगे। इम्पल्स जो आएगा इस केस में वो आएगा 2mu sin थीटा, ठीक। इस केस में जो इम्पल्स का मैग्नीट्यूड आएगा 2mu sin थीटा। लेकिन आपको इम्पल्स नहीं निकालना, आपको फोर्स निकालना है। और आपको पता है इम्पल्स जो होता है दैट इज फोर्स इनटू टाइम आएगा बराबर 2mu sin थीटा। तो जो फोर्स आएगा दैट इज सिंपली इक्वल टू ट्वाइस mu sin थीटा बाई t, 2mu sin थीटा बाई t। अब मैं इस वाले को रब करता हूं, 2mu sin थीटा बाई t। अब जरा देखो बनेगा क्या फिर, F इज इक्वल टू 2m, मास कितना है बॉल का 3 kg, ठीक। वेलोसिटी कितनी है, ये वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। और sin 60 होता है √3/2 डिवाइडेड बाई टाइम भी है, तो टाइम कितना है 0.2 हुआ 2 × 10 क्योंकि 10 ऊपर जाएगा। अब जरा देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, 2 1 जार 2 5 जार, तो 5 3 जार 15 √3 न्यूटन इज द फोर्स, ये होगा फोर्स। सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा देखो
An object flying in air with velocity 20 I cap plus 25 j cap minus 12 k cap. तो ज़रा देखो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ. वेलोसिटी जो है 20 I cap प्लस वेलोसिटी जो है दैट इज 20 I cap प्लस 25 j cap प्लस 25 j cap माइनस 12 k कैप. ठीक, ये वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की. ठीक, अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है, सडनली ब्रेक्स इन टू पीसेस. अच्छा ये वेलोसिटी होती है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये ब्रेक होता है इन टू पीसेस हुज मासेस आर इन द रेशो ऑफ 1:5. तो मासेस का रेशो क्या है 1:5. द स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ विथ ए वेलोसिटी ऑफ दिस. जो स्मॉलर मास है मींस जिसका ये 1:5 जो 1 है, इसकी जो वेलोसिटी है वो ये है. कितनी है ये वेलोसिटी, 100 I cap प्लस 30 j cap. वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर, ये बड़े की वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर 100 I cap प्लस 35 j cap प्लस 35 j cap प्लस 8 के. ये है वेलोसिटी स्मॉलर ऑब्जेक्ट की. आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है द वेलोसिटी ऑफ द लार्जर पीस विल बी. अब जरा देखो क्वेश्चन 1:5 पीस में 1:5. अब जरा देखो ये एक बड़ा सा पीस होता है जिसका आप देखो, अब जाहिर सी बात है छोटे वाले का पार्ट का मास अगर मैं m मान लूँ तो बड़े वाले पीस का मास है 5m. तो जो ओवरऑल पूरा मास इसका होगा वो होगा 6m. ठीक, अब ये ब्रेक होता है तो इनिशियली जो होता है ये ब्रेक होता है, हाँ ये इट एक्सप्लोड्स इनटू. और जो ये 6m होता है इस बड़े वाले पार्ट की ये वेलोसिटी कितनी होती है 20 I cap प्लस 25 j cap माइनस 12 k cap. ये होती है वेलोसिटी बड़े वाले पार्ट की. तो फिर ये ब्रेक होता है एक इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में. इस वाले पार्ट की वेलोसिटी ये है और आपको निकालनी है इस वाले पार्ट की. तो जो ये बम जो है ये ब्रेक जो हुआ ये हुआ बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट जो ब्रेक हुआ ये ब्रेक हुआ बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस. एंड यू नो इंटरनल फोर्सेस डज नॉट चेंज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. सो वी कैन अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हियर. तो बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करो, खेल खत्म होगी. तो जरा देखो इनिशियल मोमेंटम जो है, इनिशियली इसका मास होता है 6m और वेलोसिटी जो होती है 20 I cap प्लस 25 j cap माइनस 12 k cap इज इक्वल टू छोटे वाले का मास कितना है m और इसकी वेलोसिटी कितनी होती है 100 I cap प्लस 35 j cap प्लस 8 k cap प्लस जो दूसरा वाला पार्ट है उसका मास है 5m. लेट उसकी वेलोसिटी भी है v मानता हूं मैं इसकी वेलोसिटी. ठीक, तो m एंड m गेट्स कैंसल. ये है 20 I cap. ठीक, अच्छा 100 I cap. हाँ अब ज़रा देखो तो 6m v बड़े वाले पार्ट का क्या मास है. On object flying with velocity this suddenly breaks in two pieces in the ratio of the smaller object with velocity of this 100 I cap plus this smaller object. The velocity of the larger piece will be. अब ज़रा देखो क्या बनेगा इसका. तो ये जो आएगा ये बनेगा फिर 5m 620. हाँ ये क्या है 35 j cap. तो 100m 6. हाँ तो ये बनेगा, फिर इधर आके सॉल्व करेंगे तो 6 into 20 हो गया 120 I cap 120 I cap प्लस 6 into 6 5s are 30 3 12 150 j cap. ठीक, प्लस 6 माइनस 6 2s are 12 6 1s are हो गए 72 k cap इज इक्वल टू क्या आएगा, शाबाश 100 I cap प्लस 35 j cap है. हाँ 35 j cap प्लस 35 j cap. अच्छा प्लस 8k cap प्लस 5v. अब जरा देखो 120 इसको इधर शिफ्ट करो तो 120 माइनस 100 हो गया 20 I cap. 150 माइनस 35 तो हो गया 115 j cap. 115 j cap. अच्छा माइनस 72k ये इधर जाएगा तो बनेगा माइनस, तो ये बनेगा माइनस 80k cap इज इक्वल टू 5v. तो डिवाइड करो 5 से तो ये बनेगा 4 I cap प्लस 5 2s are 5 3s are minus 5 16s are k cap is equal to v. This is the velocity of the other part. 4 I cap plus 23 j cap minus 16 k cap. 4 I cap plus 23 j cap. 4 I cap plus 23 j cap minus 16 k cap. So this is the velocity of the larger piece. 4 I cap plus 23 j cap minus 16 k cap. Minus 16 k cap. हाँ, now the next question. अब जरा देखो an explosion breaks a rock into 3 parts in a horizontal plane
टू ऑफ देम गो ऑफ एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, दो इसमें से जाते हैं राइट एंगल्स टू ईच अदर। द फर्स्ट पार्ट ऑफ मास 1 kg moves with a speed of 12 meter per second and the second part of mass 2 kg moves with 8 meter per second speed. If the third part flies with 4 meter per second speed then its mass is। अब जरा देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, ये एक बड़ा सा पार्ट होता है, ठीक, इस ये ब्रेक होता है, जिस एक पार्ट का मास होता है 1 kg, तो उसकी वेलोसिटी जो होती है 12 मीटर पर सेकंड। दूसरे पार्ट का जो मास होता है 2 kg और इसकी वेलोसिटी होती है 8 मीटर पर सेकंड, ठीक। अब बोल रहा है कि देखो, अब बोल रहा है कि थर्ड पार्ट कैसे, अगर थर्ड पार्ट की वेलोसिटी है वो गिवन है 4 मीटर पर सेकंड और आपको इस वाले पार्ट का मास निकालना है। ज़रा देखो, इनिशियली जो ये बॉम्ब था, इनिशियली जो ये एक्सप्लोजन था ये रेस्ट में था, तो रेस्ट में था, जो इनिशियल मोमेंटम इसका आएगा वो तो जीरो है। अब जो बम फटा ये फटा बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्स, एंड इंटरनल फोर्सेस डज नॉट चेंज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। हाँ, बट इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज द मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल बॉडी, but does not change the momentum of the system. So we can apply law of conservation of momentum here. तो जरा देखो कैसे मैं law of conservation of momentum apply करूं। अब देखो, पहले तो बम का जो मोमेंटम था वो जीरो था, बाद में भी इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम जीरो होगा। अब जरा देखो, ये गिवन है कि 1 kg और 2 kg जो है ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे को और ऐसे जाए, तो जरा देखो इसका और इसका जो नेट मोमेंटम आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। अब जाहिर सी बात है, अगर नेट मोमेंटम फिर से जीरो बनेगा तो जाहिर सी बात है जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को ऐसे जाना चाहिए ताकि ये वाला मोमेंटम और ये वाला मोमेंटम बराबर बने, नेट मोमेंटम फिर से जीरो बने। तो जरा मुझे बोलो ये नेट मोमेंटम कितना होगा, तो 12 1 12, और इसका क्योंकि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो जो रिजल्टेंट होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो बनेगा 144 प्लस a 2 16 16 का होल स्क्वायर तो 256, तो ये आएगा आपका 400 आएगा। तो 400 जो है इसका और इस पार्ट का नेट मोमेंटम इस डायरेक्शन में। अब नेट मोमेंटम अगर फिर से जीरो होगा तो ये वाला मोमेंटम और ये वाला मोमेंटम बराबर होना चाहिए, तो ये वाला मोमेंटम जो है 4m इज इक्वल टू रूट ऑफ 400, तो ये आएगा 4m इज इक्वल टू रूट ऑफ 400 हो गया 20, m जो आएगा 20/4 दैट इज इक्वल टू 5 kg। सो जो तीसरे वाले पार्ट का मास है वो है 5 kg। सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट, option D is the correct। Now the next question। Acha, a system consists of three masses m1, m2 and m3 connected by a string passes over a pulley P. The masses m1 hangs freely। ये m1 जो है it hangs freely, it hangs freely, let me use it hangs freely, ये वाला hang freely कर रहा है। अच्छा, and m2 and m3 on a rough horizontal table, जो m2 है और m3 है ये rough horizontal table पे, means they are placed on a friction, जिस सरफेस पे रफ है तो फ्रिक्शन होगी, on a rough horizontal table the coefficient of friction is equal to mu, the pulley is frictionless and of negligible mass, the downward acceleration of m1 is। आपको निकालनी, अगर ये ब्लॉक जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो यू हैव टू फाइंड दिस ए, तो जाहिर सी बात है अगर ये ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये आगे जाएगा, आपको यही एक्सेलरेशन निकालनी, तो कुछ एक इक्वेशन लगेगी इसमें। लेकिन ये गिवन है कि m1 m2 और m3 जो है तीनों ब्लॉक्स का मास जो है वो सेम है, एक्सेलरेशन होता है बराबर नेट फोर्स। तो ज़रा मुझे बोलो नेट फोर्स, तो इस पे ज़रा देखो, इस पे जो नेट फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो आएगा mg, बिकॉज इसका भी मास m है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3, तो एक नेट फोर्स जो आएगा, नेट फोर्स आएगा mg माइनस जो टेंशन है, टेंशन वो एक नेट एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज नॉट नेट एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज इंटरनल, तो इस पे जो है फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक, बैकवर्ड डायरेक्शन में वो आएगा म्यू आर, तो म्यू इसका आर कितना है, जरा देखो आर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ग्रेविटी, तो आर इज इक्वल टू एम जी, तो म्यू एम जी। इस पे भी है यही फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस म्यू एम जी डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 दैट इज इक्वल टू 3m, तो ये आएगा mg माइनस ट्वाइस म्यू mg बाई 3m, m गेट्स कैंसल, m गेट्स कैंसल, तो जो आंसर आएगा g को कॉमन करो 1 माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाई 3, सो द ऑप्शन A is equal to G into 1 minus 2 mu divided by 3 ये वाला ऑप्शन कौन सा है, हाँ, G into 1 minus 2 mu divided by 3, so the option C, इसमें 3 है नीचे, G into 1 minus 2 mu divided by 3, so the option C is the correct।
कुछ नहीं करना है, एक्सेलरेशन निकालनी है आपको सिस्टम की, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स पे mg है, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की ओर है, तो इक्वेशन में रखो सारा आएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जरा देखो, एंड द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइनड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ। जो अपर हाफ है इंक्लाइनड प्लेन का वो पूरा स्मूथ है, वो पूरा स्मूथ है। while the lower half is rough, block starting from rest at the top of the plane will again come to rest at the bottom if the coefficient of friction between the block and the lower half of the plane is given by। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम से करते हो आप, दूसरा फ्रिक्शन से। तो यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन का हो रहा है, तो हम यहाँ पे फ्रिक्शन से ही करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो जरा देखो, ये इनक्लाइनड प्लेन है, ये इनक्लाइनड प्लेन है, तो अगर इसकी पूरी लेंथ जो है वो है l। अब क्वेश्चन वहीं से बोल रहा है कि द अपर हाफ इज स्मूथ, तो इसका मतलब हुआ देयर इज नो फ्रिक्शन, l/2 जो है ये स्मूथ है। तो यहाँ से ब्लॉक स्टार्ट हुआ, इसको आप पॉइंट A मानो, इसको पॉइंट B मानो, इसको पॉइंट, और लोअर हाफ जो है वो रफ है और इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है, और यही म्यू आपको निकालना है। लेकिन ये गिवन है कि जब ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हुआ तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे फिर से स्टॉप होता है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या बनी, 0। अब मैं क्या करूँगा, A से लेके B तक, A to B आई विल यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर, v is the velocity at this point, b point पे जो v velocity है, v is equal to initial velocity 0 है, initially it starts from rest twice। acceleration कितनी होगी, from a to b, the surface is smooth, तो acceleration on a smooth inclined plane जो होती है वो होती है g sin theta। तो वो आएगा g sin theta into s जो है that is equal to l/2। ठीक, तो v स्क्वायर जो आएगा आपका, v स्क्वायर जो आएगा आपका दैट इज सिंपली इक्वल टू g sin थीटा इनटू l, बिकॉज 2 और 2 कैंसिल होगा। ये आई आपको a से लेके b तक इक्वेशन। अब मैं क्या करूं, मैं b to c फिर से यही इक्वेशन यूज करूंगा, b से लेके c तक फिर से यही इक्वेशन यूज करूं। तो लेकिन इस केस में यहाँ से लेके यहाँ तक फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी तो ये है v, तो वो तो आपको मिला v स्क्वायर, तो वो है g sin थीटा इनटू l, g sin थीटा इनटू l प्लस ट्वाइस एक्सेलरेशन। अब जरा देखो, यहां से लेके यहां तक आपको एक्सेलरेशन लिखनी है, और ये सरफेस रफ है, आपको पता है एक्सेलरेशन जो रफ सरफेस पे होती है वो होती है बराबर g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो बस यही एक्सेलरेशन लिखनी है यहाँ पे, g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, 2as, s कितना आएगा l/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, तो 0 जो आएगा बराबर आएगा g साइन थीटा इंटू l प्लस g साइन थीटा इंटू l। ये समझ में आ रहा ना, 2 और 2 कैंसिल हो गया, g साइन थीटा और साथ में ये l है, तो प्लस माइनस माइनस, तो वो आएगा म्यू g कॉस थीटा इंटू l। अब जरा देखो, g साइन थीटा l प्लस g साइन थीटा l, तो 0 इज इक्वल टू ये आएगा 2g साइन थीटा इंटू l माइनस म्यू g कॉस थीटा इंटू l। अब देखो l और l गेट्स कैंसल, बिकॉज यहाँ जाके तो ये बनेगा माइनस 2g साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस म्यू जी कॉस थीटा, माइनस माइनस भी क्या होगा, कैंसिल, वो भी मैं इसी स्टेप में, तो ये गए 2g साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू जी कॉस थीटा, जी भी कैंसिल होगा, तो म्यू जो आएगा दैट इज इक्वल टू ट्वाइस साइन थीटा, ये नीचे आएगा तो कॉस थीटा, ट्वाइस साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज tan थीटा, तो म्यू इज इक्वल टू 2 tan थीटा। सो द option A is the correct option to the question। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हो, क्लास में दिखाया है कैसे करते हैं इसको। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जरा देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे करना है, बोल रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m, एक ब्लॉक है जिसका मास है m, इज इन कंटैक्ट विद द कॉट c, ये कंटैक्ट में है किसके साथ, कॉट c के साथ, एज शोन इन द फिगर। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द कॉट इज म्यू, इनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू, ये गिवन है। अब क्या बोल रहे हैं, द एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ द कॉट, आपको निकालनी, बताओ ये एक्सेलरेशन जो कॉट जो है, कॉट फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, आपको यही एक्सेलरेशन निकालनी है सच दैट जो ब्लॉक ये है ये प्रिवेंट हो फ्रॉम फॉलिंग, हाँ ये नीचे ना आ जाए। आप बताओ ये इस कॉर्ड की एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए ताकि ये ब्लॉक जो है ये नीचे ना आए। अब जरा देखो, इस ब्लॉक पे जो नीचे की ओर फोर्स है वो है mg, ऊपर की ओर जो है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। अगर मैं आपको बोलूं, और जो ये
कॉट है, कॉट इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा आगे की ओर, ठीक है, इस ब्लॉक पे। अब जरा देखो, अगर मैं आपको बोलूं बताओ कंडीशन क्या है फॉर ब्लॉक नॉट टू स्लाइड, जरा देखो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ये फ्रिक्शनल फोर्स देखो कंडीशन क्या है, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये या तो ज्यादा होना चाहिए mg से या तो बराबर होना चाहिए। तो कंडीशन हम ऐसे लिखे F इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mg, लेकिन आपको पता है F जो होता है बराबर वो होता है म्यू आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। अब ये r निकालेंगे। अब जरा देखो इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन अल्फा है आगे की ओर, ठीक है ना, अल्फा है आगे की ओर। अगर मैं आपको बोलूं बताओ इस ब्लॉक में कौन सा फोर्स वो है जो रेस्पॉन्सिबल है इस एक्सेलरेशन के लिए, वो तो यही आर है। तो क्या मैं लिख सकता हूं अल्फा जो आएगा एक्सेलरेशन ब्लॉक की वो आएगा फोर्स ऑन ब्लॉक दैट इज आर डिवाइडेड बाय एम। तो आर जो आएगा यहां से आपका वो आएगा एम अल्फा, तो यही मैं यहां पे रखता हूं। तो म्यू एम अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी, एम एम गेट्स कैंसल, तो अल्फा जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा जी बाई म्यू, अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी बाई म्यू। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट, option C is the correct. Now the next question. अच्छा, the coefficient of static friction mu s between block A of mass 2 kg, इस block का mass जो है वो 2 kg है and the table as shown in figure is 0.2। जो coefficient of friction है, let me change the color of the pen, जो coefficient of friction है between the block A and the surface that is given that is equal to 0.2, ये है 0.2, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, जरा देखो इसके बाद क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास वैल्यू ऑफ ब्लॉक बी, आपको बताना, बताओ इसका एम मास कितना होना चाहिए, लेट दैट बी एम, सो दैट द टू ब्लॉक्स डज नॉट, सो दैट द टू ब्लॉक्स डू नॉट मूव। आपको बताना, बताओ इसका मास कितना होना चाहिए ताकि ये ब्लॉक्स दो जो है ये मूव ना करे। मूव ना करे का मतलब हुआ कि अगर रेस्ट में रहे, रेस्ट का मतलब हुआ कि नेट फोर्स दोनों ब्लॉक्स पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। आपको बताना, बताओ ये m कितना होना चाहिए ताकि ना ये ब्लॉक मूव करे ना ही ये ब्लॉक मूव करे। तो इसका मतलब हुआ अगर ये ब्लॉक ना मूव करे तो इसका मतलब नेट फोर्स इस पे भी जीरो होना चाहिए। अब ये वाला ब्लॉक भी ना मूव करे तो इस पे भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो जरा देखो इस पे जो फोर्स है, एक तो टी अपवर्ड डायरेक्शन में mg, नीचे की ओर अगर मैंने इसका मास mg m माना, तो इस पे जो है टी आगे की ओर होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो पीछे की ओर होगा, r इज इक्वल टू mg, उसके साथ कुछ नहीं है, दैट इज नॉट। अब जरा देखो वो तो ऑलरेडी बैलेंस में है। अब मैं क्या लिखूं यहां से, अगर इस ये मूव ना करे तो, अगर ये मूव ना करे तो t बराबर होना चाहिए mg के, फर्स्ट इक्वेशन यहां से इस वाले ब्लॉक से, ब्लॉक बी t इज इक्वल टू mg। अब ये भी ना मूव करे तो जो t है, t जो होना चाहिए ये होना चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर, बिकॉज फ्रिक्शन ही तो, अगर इस पे नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब इस टी को कौन बैलेंस करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो टी इज इक्वल टू फ्रिक्शन म्यू आर, आर कितना है आर, ये आर निकालना है, तो आर आपको पता है दैट इज एम जी, मास है 2 इंटू जी है 10, तो म्यू जी, तो म्यू जी, म्यू और सॉरी आर किसके बराबर एम जी, तो म्यू इंटू 2 इंटू, चलो मैं जनरल फॉर्मूला देता हूं आपको, म्यू, हाँ इसका मास अगर मैं मानूं कितना m डैश, ठीक, तो म्यू t इज इक्वल टू म्यू और r आएगा m डैश इंटू जी। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड को, t इज इक्वल टू एम जी, टी इज इक्वल टू म्यू m डैश जी, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम जी इज इक्वल टू म्यू m डैश जी, जो g एंड g गेट्स कैंसल, म्यू जो आएगा दैट इज m बाई m डैश। व्हाट इज m, m इज द, अब याद रखना एक बात, जब भी सिस्टम ऐसा हो, चाहे 2 ब्लॉक्स हो, 3 ब्लॉक्स हो, 4 ब्लॉक्स हो, इसके ऊपर अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, या अगर आपको बोला द ब्लॉक्स डू नॉट मूव, या अगर आपको बोला गया कि नेट फोर्स जीरो है, तो हमेशा याद रखना जो म्यू होता है ना, म्यू, म्यू हमेशा होता है बराबर m। व्हाट इज m, m इज द hanging mass, hanging mass। what is m dash, m dash is the mass on the table। याद रखना म्यू होता है बराबर hanging mass डिवाइडेड बाय mass on the table, लेकिन कब, जब ब्लॉक्स या तो इक्विलिब्रियम में होंगे या तो रेस्ट में होंगे या बोलेगा डज नॉट मूव, एक ही बात है ये, ठीक है। अब जरा देखो आपको क्या निकालना है, ये m, तो मैं तो यही यूज करूंगा, म्यू कितना है 0.2, तो 2/10 बिकॉज 0.2, m हैंगिंग मास वही तो मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाय मास ऑन टेबल दैट इज 2, तो m जो आएगा यहाँ से, m आएगा 4/10, 4/10 that is equal to 0.4 kg, 0.4 kg, so the option D is the correct. Now the next question, consider a car moving
along a straight horizontal road with a speed of 72 km per hour. If the coefficient of static friction between the tire and the road is 0.5, coefficient of the shortest distance in which the car can be stopped is. देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपने क्लास में थक गए आप लोग ये कर करके, ठीक है ना क्लास में। अब ज़रा देखो कुछ नहीं करना है इसमें, देखो नेक्स्ट पेज में मैं दिखाता हूँ। आपको पता है जो S होता है बराबर स्टॉपिंग डिस्टेंस। इफ़ ए कार इज़ इनिशियली मूविंग विथ वेलोसिटी v एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, अगर नीचे सरफेस जो है फ्रिक्शन है, तो अगर आपको बोला जाएगा बताओ कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करके ये कार स्टॉप होगी, तो याद रखना जो डिस्टेंस होगी वो होगी बराबर v स्क्वायर बाई 2 म्यू g। याद रखना ये खाली फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये कार स्टॉप होगी। एक्सटर्नल फोर्स होगा तो डिस्टेंस कुछ और है, लेकिन ये खाली फ्रिक्शन की वजह से। मींस केस ऐसा है, ये कार है, इसकी वेलोसिटी v है, इस पे खाली पीछे की ओर जो फ्रिक्शनल फोर्स है f। तो अगर आपको बोला जाएगा बताओ कितनी डिस्टेंस के बाद ये स्टॉप होगी, v इज इक्वल टू 0, लेट दिस बी s, तो ये s जो होगा ये होगा बराबर v स्क्वायर बाय 2 म्यू g। अब s निकालना है आपको, v जो है आपका v जो है v है गिवन 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो मीटर पर सेकंड में तो 5/18, 18 1 जार 18 4 जार दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। तो v स्क्वायर दैट इज 420 स्क्वायर बाय 2 म्यू, म्यू इज 5/10, 10 जाएगा ऊपर, g इज 10 10 10, तो 2 5 जार 10, वो 0 कैंसिल, तो 40 मीटर इज द करेक्ट आंसर। सो द ऑप्शन B is the correct to this question. Now the next question, option B 40 मीटर, ठीक है 40 मीटर, ये देखो ये वाला ऑप्शन 40 मीटर। Now the next question, ये क्वेश्चन है, a heavy uniform chain lies on a horizontal table top if the coefficient of friction between the table and the chain and the surface is 0.25, ये याद रखना, then the maximum fraction of the length of the chain that can hang over the edge of the table। ठीक, देखो क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये टेबल होता है आपका, ये टेबल है फॉर एग्जांपल, या चलो इसको मैं रब, ये टेबल है ऐसे आपका, तो इस पे चेन है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। हाँ, चेन का जो पूरा मास है वो मानता हूं मैं फॉर एग्जांपल m, टोटल मास है m और टोटल लेंथ है l, ठीक। अब देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको मैं उसी तरीके से करूं जो मैंने इससे पहले किया। अब क्वेश्चन बोल रहा है आप बताओ, ये देखो पहले आप मुझे ये बात बोलो, देखो अगर मैं आपको बोलूं हैंगिंग पार्ट जो है वो है फॉर एग्जांपल x, x है हैंगिंग पार्ट, और टोटल लेंथ चेन की है l, तो जो टेबल पे होगी तो वो कितनी होगी, वो होगी l माइनस एक्स, l माइनस एक्स, ठीक। क्या अगर इस चेन का पूरा मास m है, लेंथ है l, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैं मानता हूं वो है फॉर एग्जांपल म्यू, मैं जनरल केस बना के दूंगा आपको, बाद में वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आएगा। जरा देखो, अगर मैं आपको बोलूं, क्या आप में से मुझे कोई बोल सकता है कि ये x कितना होना चाहिए ताकि जो चेन है ये स्लाइड ना करे, या इट जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। इट जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग का मतलब हुआ कि इक्विलिब्रियम में है, समझ में आ रहा ना बात। तो आप ये x, ये जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग का मतलब हुआ अगर x थोड़ा सा भी बढ़ाओगे ना, आप थोड़ा सा भी x आप नीचे करोगे, नीचे बढ़ोगे, तो ये पूरी की पूरी चेन नीचे आ जाए। तो यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x सो दैट द चेन डज नॉट स्लाइड। तो जरा देखो क्या करूं, अब चेन इक्विलिब्रियम में है, ठीक। तो अगर मैं आपको बोलूं बताओ, अभी मैंने बोला जब भी ऐसा पुली सिस्टम में जो मैंने बोला था, तो अगर मैं आपको बोलूं बता म्यू कितना आएगा, म्यू आएगा बराबर हैंगिंग मास, हैंगिंग मास, म्यू आएगा बराबर हैंगिंग मास, हैंगिंग मास डिवाइडेड बाय मास ऑन टेबल। बस यही करना है बिकॉज इक्विलिब्रियम में है चेन, ठीक है, जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। तो जरा देखो, अगर मैं मानता हूं यूनिफॉर्म चेन है, मैं मानता हूं फॉर एग्जांपल लेट मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू रो, मास पर यूनिट लेंथ है रो, तो अगर मैं बोलूं बताओ हैंगिंग मास कितना है, हैंगिंग मास की लेंथ कितनी है x, हैंगिंग लेंथ कितनी है x, तो इसका मास कितना होगा रो x। बताओ टेबल पे जो चेन है कितनी लेंथ है l माइनस एक्स, तो इसका मास कितना होगा रो l माइनस एक्स, तो रो गेट्स कैंसल, तो म्यू जो आएगा दैट इज इक्वल टू x बाई l माइनस एक्स। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x आएगा बराबर म्यू l माइनस म्यू x, तो इधर लाओ इसको तो बनेगा x इंटू 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू म्यू l, जो x आएगा आपका दैट इज इक्वल टू म्यू l डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू। इतना x होना चाहिए ताकि ये चेन
स्लाइड ना करे, बट इट इज़ द मैक्सिमम लेंथ। अगर इससे थोड़ा सा भी इंक्रीज करोगे ना तो चेन पूरी की पूरी नीचे आएगी। लेकिन आपको ये नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है देन द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन दैट कैन हैंग ओवर वन एज ऑफ द टेबल। तो कुछ नहीं करना है, तो बेसिकली फ्रैक्शन निकालना है। तो x बेसिकली आपको क्या निकालना है, इसको मैं रब करता हूं, जरा देखो आपको क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है चेन का दैट कैन हैंग। तो x हैंग है डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ l है, ये नीचे आया तो ये आएगा म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। तो जरा मुझे बोलो म्यू कितना है, शाबाश 0.25, so go 25 by 100 that is 1 by 4, 0.25 25 1 by 4 divided by 1 plus 1 by 4। अब जरा देखो इसको मैं रब करता हूं, तो ये बनेगा आपका 1 बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 5 बाई 4, ठीक। तो ये बनेगा आपका 1 बाई 4 इंटू 4 बाई 5, 4 4 कैंसिल, इट इज़ 1 बाई 5। इसको 100 से मल्टीप्लाई दो परसेंटेज में, तो ये आएगा आपका 20%। सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट टू दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए बॉडी स्लाइड्स, देखो एक सेकंड यही क्वेश्चन, हाँ। अब जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कर बंद करता बंद। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जरा देखिए इधर, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए बॉडी स्लाइड्स, ए बॉडी स्लाइड्स, a body slides down a 45-degree inclined plane in twice the time it takes to slide down the same distance in the absence of the friction. The coefficient of friction between the body and the inclined plane is, जरा देखो ये जनरल केस है, अगर ये दो inclined planes है, फॉर एग्जांपल ये inclined plane है, ये inclined plane, आइडेंटिकल inclined plane, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम है दोनों के केसेस में। यहाँ भी बॉडी मैंने रखी है, ये रेस्ट से रिलीज की, यहाँ पे भी बॉडी है, इसको भी मैंने रेस्ट से ही रिलीज की। जरा देखो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, तो अगर ये रेस्ट से रिलीज की, लेकिन ये वाला अगर मैं मानूंगा ये रफ है, रफ मीनस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और ये वाला जो है ये स्मूथ है, ठीक, और डिस्टेंसेस भी सेम है, ये लेंथ भी सेम है, अगर ये L है तो ये भी क्या है L, आइडेंटिकल इंक्लाइंड प्लेन से, खाली फर्क है ये रफ है और ये स्मूथ है। अब जरा देखो एक बात याद रखना, अगर मैं आपको बोलूं यहां से भी मैंने बॉडी को रिलीज किया, यहां से भी बॉडी को मैंने रिलीज किया, तो ज्यादा टाइम कहां पे लगेगा बॉडी को नीचे आने में, ऑब्वियसली बात है रफ पे ज्यादा टाइम लगेगा। अगर यहां पे टाइम लगा फॉर एग्जांपल T स्मूथ पे, और रफ पे अगर टाइम लगा n टाइम्स T, एन टी मीन्स n टाइम्स ज्यादा स्मूथ से, तो अगर आपको बोला जाएगा ना बताओ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, डायरेक्ट फार्मूला, म्यू जो होगा ये होगा tan थीटा इंटू 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, ठीक। डेरिवेशन तो हम क्लास में इसकी करते हैं, ठीक है ना। तो बस यही म्यू निकालना है। अब क्वेश्चन देखो फिर से एक बार पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इनक्लाइनड प्लेन जो बॉडी स्लाइड से 45 इनक्लाइनड ट्वाइस द टाइम, ट्वाइस द टाइम मींस अगर स्मूथ पे T लगा, रफ पे लगा 2T, तो सेम डिस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो एंगल 45 डिग्री है, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो देखो आंसर जो आएगा tan 45 दैट इज 1 इंटू 1 माइनस 1 बाई कितना टाइम, n कितना है 2 टाइम्स, तो वो आएगा 4, तो ये आएगा आपका 1 इंटू 4 माइनस 1, तो आएगा 3 बाई 4, तो ये आएगा 3 बाई 4 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.075, ठीक 0.75। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट, 0.75 is the correct. Now the next question. अब जरा देखिए, a car is moving in a circular horizontal track of radius 10 meter with a constant speed of 10 meter per second. A bob is suspended from the roof of the car by a light wire of length 1 meter. The angle made by the wire with the vertical is, क्लास में दिखाया हुआ है, अगर कार के अंदर बॉब है, ये पेंडुलम है, और अगर वो कार मूव कर रही है तो ये बॉब जो है या पेंडुलम जो है ये कितना एंगल वर्टिकल के साथ बनाता है, याद करो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r g, तो v कितनी है कार की, शाबाश 10, 10 स्क्वायर हो गया 100 डिवाइडेड बाय r कितनी है, रेडियस कितनी है 10 इंटू 10, g भी 10 है, तो ये आएगा 1, तो थीटा जो आएगा दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री हो गया पाई बाई 4 बिकॉज 180 बाई 4 इज 45, पाई बाई 4, so the option C is the correct. Now the next question. A car of mass m is moving on a level circular track of radius r.
if mu s represents the coefficient of static friction between the road and the tire, mu s is the coefficient of static friction between the road and the tire, the maximum speed of the car in circular motion is given by. जरा देखो, अगर रोड ऐसे कर्वड होगा, ठीक है, रोड ऐसे कर्वड है, तो जब कार इस सर्कुलर ट्रैक पे चलेगी तो दैट इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन. तो अब अगर मैं आपको बोलूं, आपको पता है जब भी कोई पार्टिकल या बॉडी मूव करेगी सर्कुलर मोशन में, उसके लिए एक फोर्स की जरूरत होती है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. और वो सेंट्रीपिटल फोर्स खुद कोई फोर्स नहीं है, दैट इज ऑलवेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय सम एक्सटर्नल agents like frictional force या tension, या earth is revolving around the sun, gravitational is providing, say electron is revolving around the nucleus, electrostatic force providing centripetal force. तो यहाँ पे अगर कार मूव हो रही है सर्कुलर ट्रैक में, तो इसको कौन सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स. तो कुछ नहीं करना है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वही प्रोवाइड करेगा सेंट्रिपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r. तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है म्यू इंटू आर, आर जो होगा नॉर्मल डायरेक्शन, वो होगा बराबर एम जी के, आर इज इक्वल टू एम जी. तो म्यू एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एम गेट्स कैंसल, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस जी आर. ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, तो म्यू एस आर जी. सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. A tube of length L is filled completely with an incompressible liquid of mass m and closed at both the ends. ठीक, the tube is then rotated in a horizontal plane about one of its ends with a uniform angular velocity omega. The force exerted by the liquid at the other end is. देखो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है. ये ट्यूब होता है या ये ट्यूब होता है, इस ट्यूब की लेंथ जो है वो है L और मास है इसमें, लिक्विड है इसमें, तो इसका मास जो है वो है m. अब जरा देखना, अब बोल रहा है कि ये वाटर जो है इसमें, लिक्विड जो है इसमें, ये कितना फोर्स करेगा एग्जर्ट दूसरे एंड पे, जो ये वाला एंड है, ठीक है ना. तो देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूं, पहले अच्छे से देखना, मैं आपको टोटल फोर्स निकालना है. अब जरा देखो, मैं x पे जाके एक एलिमेंट लूंगा जिसकी मैं लेंथ लूंगा कितनी, dx, जिसकी मैं लेंथ लूंगा dx, और मास लूंगा इसका dm, और मैं मानता हूं लेट, और इसका जो यूनिफॉर्म है, मैं मानता हूं कि मास पर यूनिट लेंथ जो है वो सेम है, कांस्टेंट है. अब अगर मैं आपको बोलूं बताओ इस पार्ट, और वेलोसिटी की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा. अब अगर मैं आपको बोलूं बताओ इस वाले पार्ट पे की वजह से या इस वाले पार्ट पे कितना फोर्स होगा, तो वो होगा df. अब सेंट्रिपिटल फोर्स आपको पता है, सेंट्रिपिटल फोर्स होता है बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर, या आप लिखेंगे एम वी स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर, आर आर कैंसिल, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर. तो डीएफ होगा एम, इसका मास लेट दैट बी डीएम, और आर कितना है इस बार एक्स और ओमेगा स्क्वायर. अब जरा देखो df जो होगा dm इसका मास, वो होगा मास पर यूनिट लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी है dx इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर. तो अब अगर मुझे टोटल फोर्स निकालना पड़े तो इसको मैं इंटीग्रेट करूं, तो इंटीग्रेशन करो तो लिमिट यहां से किसके लगेंगे, x के. तो x कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से लेके l तक, 0 से लेके l तक. तो जो f आएगा वो आएगा m बाई l बाहर, अच्छा ओमेगा स्क्वायर भी बाहर, x dx हो गया x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर का ऊपर लिमिट हो गया l स्क्वायर, ठीक, माइनस 0, तो वो एक l कैंसिल होगा, तो एम एल, हाँ एक सेकंड, x dx की इंटीग्रेशन होगी x स्क्वायर बाई 2, तो 2 तो नीचे आएगा ना, x स्क्वायर. देखो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो फिर ऐसे, देखो मैं बिल्कुल बच्चों वाली जैसे बच्चे करते हैं बिल्कुल वैसे, f m बाई एल बाहर, ओमेगा स्क्वायर भी बाहर, अंदर रहेगा x dx, लिमिट लगेगा 0 से लेके l तक. अब देखो m बाई एल ओमेगा स्क्वायर, x dx की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो 2 नीचे आएगा, x स्क्वायर के लिमिट्स लगेंगे क्या से कहां तक, 0 टू l, तो ये आएगा m बाई एल ओमेगा स्क्वायर बाई 2, तो अपर लिमिट l स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर, वो लिखूंगा ही नहीं, एक l कैंसिल होगा. तो सो जो आंसर आएगा टोटल फोर्स जो होगा दैट इज इक्वल टू m L omega square by 2, ml omega square by 2. So the option ml omega square by 2. So the option B is the correct. Option B is the correct. ml omega square by 2. ml omega square by 2. Now the next question. अब जरा देखो, two blocks A and B of masses 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitude of acceleration of A and B
immediately after the string is cut। जरा देखो ये पहले सिस्टम ऐसे होता है, इस पे जो फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये mg है, इक्विलिब्रियम में होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अगर मैं आपको बोलूँ बताओ वो टेंशन कितना होगा, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन होगा बराबर mg के। तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में होगा mg, और यहाँ पे टेंशन ऑलवेज मूव्स अवे फ्रॉम द बॉडी, तो यहाँ पे भी होगा mg। ठीक, टेंशन। अच्छा, इस ब्लॉक का मास है 3m, तो इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ग्रेविटी का वजह से फोर्स होगा वो होगा 3mg। और यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ बताओ स्प्रिंग की वजह से यहाँ पे कितना फोर्स है, अब देखो ये ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम है, डाउनवर्ड में टोटल है 3mg mg 4mg, तो यहाँ पे होगा 4mg। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है जब आपने इस स्ट्रिंग को कट किया, जब आपने इस स्ट्रिंग को कट किया, स्ट्रिंग को जब आपने कट किया, स्ट्रिंग को जब आपने कट किया तो ये mg 0 बनेगा, यहाँ भी बनेगा 0, यहाँ भी बनेगा 0, बिकॉज आपने स्ट्रिंग अब कट की। तो आपको बताना, बताओ एक्सेलरेशन क्या होगी a और b की इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। पहले जरा देखो, जब ये स्ट्रिंग कट करूं पहले मैं एक्सेलरेशन b की निकालूं, जरा मुझे बोलो टोटल फोर्स कितना रहेगा b पे, खाली ये mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो बनेगा mg डिवाइडेड बाय m, बिकॉज एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास, mm कैंसिल, तो b की एक्सेलरेशन आएगी g। अब एक्सेलरेशन ऑफ a, जरा देखो जब आप स्ट्रिंग कट कर रहे हो ना, स्ट्रिंग जब आपने कट की ये mg 0 बनेगा, mg 0 बनेगा, ये 3mg 0 नहीं बनेगा, ये इसकी मास की वजह से ये mg 0 बनेगा। तो अगर मैं बोलूं बता ब्लॉक A पे कितना फोर्स है, देखो 4mg अपवर्ड डायरेक्शन में है, 3mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो अगर मैं बोलूंगा बता नेट फोर्स कितना होगा, वो होगा 4mg माइनस 3mg, दैट इज mg divided by mass इसका, that is 3m, mm gets cancelled, it is g by 3, so the acceleration of A is g by 3 and the acceleration of B is g, so the option A is the correct, because you have to find the magnitude of acceleration of A and B respectively, that is g by 3 and g। Now the next question, अब देखो a balloon with mass m is descending down with an acceleration a, where a is less than, how much mass should be removed from it so that it starts moving up with an acceleration of a। देखो क्वेश्चन क्या है, ये बैलून है, इस बैलून का मास जो है m, अब ये क्या कर रहा है बैलून, बैलून ऑफ मास इज डिसेंडिंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन a, अब ये नीचे आ रहा है किस एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन, तो इसकी वजह से जो एयर है, एयर की वजह से इस पे अप थ्रस्ट लगेगा, और वो अप थ्रस्ट जो है वो है अपवर्ड डायरेक्शन में f, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा फोर्स mg। ठीक, तो अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करूं, मैं लिखूं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg माइनस f डिवाइडेड बाय m, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, mg माइनस f इज इक्वल टू ma, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब बोल रहा है आप बताओ इसमें कितना मास हमें निकालना है, रिमूव करना है, सो दैट इट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब जरा देखो मैं बोलता हूं इसमें मैंने m नॉट मास रिमूव किया, m नॉट मास मैंने रिमूव किया, तो इस वाले का कितना मास रहेगा, m माइनस m नॉट, और एक्सेलरेट किस डायरेक्शन में करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एयर थ्रस्ट जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और जो फोर्स होगा अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज m माइनस m नॉट इनटू g। अब अगर मैं सेकंड लॉ इसमें अप्लाई करूं तो मैं क्या लिखूं, शाबाश, अगर मैं सेकंड लॉ अप्लाई करूं तो मैं लिखूं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स, अब आएगा f माइनस m नॉट इनटू g डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट इज m माइनस m नॉट, यही m नॉट ही बेसिकली मुझे निकालना है, बिकॉज m नॉट ही मैंने इसमें रिमूव किया, तो बनेगा एक्सेलरेशन f माइनस m g माइनस माइनस प्लस m नॉट g डिवाइडेड बाय m माइनस m नॉट, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो f माइनस m g प्लस m नॉट g इज इक्वल टू m माइनस m नॉट इंटू a, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब आपको क्या लग रहा है इन दो इक्वेशंस को क्या करना पड़े, देखो यहाँ पे माइनस f है, यहाँ पे प्लस f है, बिल्कुल सही, यहाँ पे प्लस mg है, यहाँ पे m माइनस mg, तो अगर मैं ऐड करूँ ये दो कैंसिल होंगे, तो जरा देखो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो जब मैं ऐड करूँ फर्स्ट और सेकंड, mg यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस mg है, यहाँ पे माइनस f, यहाँ पे प्लस f, तो ये कैंसिल होगा, बचेगा क्या खाली इधर m नॉट g, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे m नॉट g इज इक्वल टू, जब मैं यहाँ से ऐड करूँ तो ये ma है, ये ma है, तो ma, तो ये बनेगा ma प्लस m नॉट a प्लस m नॉट a, हाँ माइनस m नॉट a, सॉरी ma माइनस m नॉट a माइनस m नॉट a, तो ये क्या बनेगा m नॉट g इज इक्वल टू ma तो ट्वाइस ma माइनस m नॉट a। ठीक,
अच्छा, आपको एम नॉट ही निकालना है, तो इसको इधर शिफ्ट करो तो बनेगा एम नॉट इंटू जी प्लस ए इज इक्वल टू ट्वाइस एम ए। तो एम नॉट जो आएगा वो आएगा ट्वाइस एम ए डिवाइडेड बाई जी प्लस ए। इतना मास आपने बैलून से निकालना है ताकि एक्सेलरेट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। 2ma डिवाइडेड बाई जी प्लस ए, 2ma divided by g plus a. So the option A is the correct. Option A is the correct. 2ma divided by g plus a. Now the next question. A monkey of mass 20 kg is holding a vertical rope. एक मंकी है, इसका मास है 20 kg, इज होल्डिंग अ वर्टिकल रोप। ये देखो यहीं पे मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ। ये रोप है, मंकी का मास कितना है 20 kg। द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन अ मास ऑफ 25 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट बट विल ब्रेक इफ द मास एक्सीड्स 25 kg। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विथ विच द मंकी कैन क्लाइंब अप अलोंग द रोप। अब जरा देखो, ये मंकी है, मंकी का मास जो है वो है 20 kg। अब आपको बता रहा हूँ ये किस एक्सेलरेशन से अपवर्ड, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालनी है आपको अपवर्ड डायरेक्शन में मंकी की, ताकि ये स्ट्रिंग ब्रेक ना हो जाए। आपको पता है स्ट्रिंग में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप बोलते हो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बेसिकली वो फोर्स है जो, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बेसिकली मैक्सिमम फोर्स होता है दैट द स्ट्रिंग कैन टॉलरेट बिफोर इट ब्रेक्स। अब जरा देखो यहाँ पे बोल रहा है कि द स्ट्रिंग विल नॉट ब्रेक व्हेन अ मास ऑफ 25 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट। जब इस, अगर ये स्ट्रिंग है फॉर एग्जांपल, अगर इसके नीचे 25 kg मास होगा तो ये स्ट्रिंग ब्रेक नहीं करेगी। तो इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूं स्ट्रिंग में अगर फोर्स है टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड में कितना होगा 250 न्यूटन। तो जो टी होगा 250 न्यूटन। तो बेसिकली जो स्ट्रिंग की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो है 250 न्यूटन। और आपको बताओ 20 kg मंकी जो है इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए ताकि अपवर्ड डायरेक्शन में चले और स्ट्रिंग ब्रेक ना करे। और आपको पता है जब मंकी अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, अपवर्ड स्ट्रिंग में, तो आपको पता है जो टेंशन होता है बराबर एम जी प्लस ए। अब आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालनी, तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मैं कितनी रखूंगा 250 न्यूटन इज इक्वल टू मास कितना है मंकी का 20 जी प्लस ए। तो ये आएगा 0 0, ये आएगा 25 इज इक्वल टू 2g 220 प्लस 2a। तो 25 माइनस 20 हो गया 5, 5 इज इक्वल टू 2a, 5 इज इक्वल टू 2a। तो a जो आएगा वो आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इतनी एक्सेलरेशन होनी चाहिए मंकी की d 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा होगी तो स्ट्रिंग विल ब्रेक, अगर 2.5 से कम होगी तो मंकी विल क्लाइंब अप। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होनी चाहिए ताकि मंकी क्लाइंब करे 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, a mass of 1 kg is suspended by a thread, it is lifted up with an acceleration of 4.9 मीटर पर सेकंड। ये है फॉर एग्जांपल कोई मास 1 kg है, यहाँ पे मास 1 kg मास है। अब देखो क्या बोल रहा है, is suspended is lifted up with an acceleration of 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पहले एक्सेलरेट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, किस एक्सेलरेशन से 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। दूसरे केस में क्या होता है, लोअर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4.9 मीटर पर सेकंड। दूसरे केस में यही ब्लॉक 1 kg जो है ये लोअर होता है किस एक्सेलरेशन से 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। आपको क्या निकालना है, रेशो ऑफ द टेंशन इन द केस। आपको पता है पहले केस में अपवर्ड डायरेक्शन में सिस्टम मूव हो रहा है, तो जो अगर टेंशन में T1 मानता हूं तो जो टेंशन होगा वो सीधे होगा एम जी प्लस ए। ठीक, एम जी प्लस ए। तो दूसरे केस में ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अगर टेंशन T2 है तो जो T2 होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो होगा एम जी माइनस ए। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने T1/T2 निकालना है। तो T1/T2 जो आएगा वो आएगा mm कैंसिल होगा, वो आएगा G प्लस ए डिवाइडेड बाई G माइनस ए। तो G का आप वैल्यू रखो 9.8 प्लस ए कितना है 4.9 डिवाइडेड बाई G माइनस ए। 9.8 माइनस आप रखो 4.9। आप देखो ऑप्शन क्या आएगा। सो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी आएगा। तो ये आप खुद करेंगे T1/T2 G प्लस ए डिवाइड बाई G माइनस ए। G का वैल्यू 9.8 रखना, ए का रखना है 4.9। तो सो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3:1 शायद। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, a monkey is descending from the branch of a tree with constant acceleration। ठीक, अभी भी ये monkey जो है ये नीचे आ रहा है, ये देखो अब ये नीचे आ रहा है। ठीक,
इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रांच इज 75% ऑफ हिज वेट। अभी देखो अगर इस मंकी का मास है m, अब स्ट्रिंग देखो पहली बात, अगर मैं आपको बोलूं बताओ टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में, तो आप बोलेंगे सर अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है तो एम जी माइनस ए। और आपको क्या निकालना है, अब बोल रहा है कि जो स्ट्रिंग की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो है 75% ऑफ द वेट ऑफ द मंकी, 75% ऑफ द वेट ऑफ द मंकी। तो इसका मतलब मंकी का वेट जो है दैट इज एम जी, तो जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ये टी जो होना चाहिए, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है वो है 75% ऑफ हिज वेट। तो इसका मतलब अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालनी है तो आपको टेंशन जो है, टेंशन या इसके बदले आपको लिखना है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, वो आएगा 75 डिवाइडेड बाय 100 एम जी इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। एम और एम गेट्स कैंसल, तो ये आएगा 10, एक ये कैंसिल होगा तो ये आएगा 75 बाई 10 इज इक्वल टू जी माइनस ए डिवाइडेड बाई जी माइनस ए। 75 बाई 10 नहीं, जी मुझे कैंसिल नहीं करना क्योंकि मुझे देखो, अब मैं इसको कैंसिल रब करता हूँ, अब देखना अच्छे से, देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 5 1 जार 5 5 जार, तो 5 2 जार 5 0, तो ये बनेगा 5 3 जार 3 बाई 4 जी इज इक्वल टू जी माइनस ए। तो ये ए इधर आएगा तो बनेगा जी माइनस 3g बाई 4, तो 4g माइनस 3g दैट इज g बाई 4। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट, g बाई 4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, 3 blocks A, B and C each of mass 2 kg are hanging over a fixed pulley as shown in figure. The tension in the string connecting between B and C. देखो ये मैंने क्लास में कराया हुआ है, मैंने आपको बोला है अगर इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, और अगर मुझे टेंशन यहाँ पे निकालना होगा, इसके लिए मैंने आपको जनरल फार्मूला दी थी, ट्वाइस m1 m3g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो बस मैं यही, मैंने पूरा सिस्टम पढ़ा है आपको 3 ब्लॉक सिस्टम का, तो मैं डायरेक्ट ये फार्मूला इसमें यूज करूंगा, वही तो मुझे निकालना है। अब ईच कितना है मास 2, तो ये आएगा ट्वाइस m1 भी 2 है, m3 भी 2, 2 2 4 इंटू जी, ठीक, जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 दैट इज 2 प्लस 2 दैट इज 6, तो ये आएगा 2 1 जार 2 3 जार, तो ये आएगा 4 बाई 3 इंटू जी इज 10, तो ये आएगा 40 बाई 3, तो ये आएगा 3 1 जार 3 3 3 जार 9, 13 पॉइंट समथिंग, 13 पॉइंट समथिंग इसका आंसर है ही नहीं यहाँ पे, तो 13 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्सीमेटली 13 पॉइंट समथिंग जो है वो आएगा इसमें टेंशन। हाँ इसका ये वाला होगा, लेकिन ये इसके अंदर छुपा हुआ है, हाँ 13 पॉइंट समथिंग। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जरा देखो, a uniform rope of length L is pulled by a constant force P as shown. The tension in the rope at a distance x. आपको क्या है, देखो ये रोप है, इस रोप की लेंथ जो है वो है L, इस रोप पे जो फोर्स लगा है वो लगा है P, ठीक। आपको निकालना है यहाँ पे टेंशन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड वायर फोर्स इज अप्लाइड। अब जरा देखो, अब ये वाला, अब यहाँ पे आपको टेंशन निकालना है, लेट यहाँ पे जो फोर्स T, ये टेंशन T निकालना है। आप मुझे पहले बोलो, जब आपने एक्सटर्नल फोर्स P लगाया, ये पूरी की पूरी रॉड जो है ये एक्सेलरेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, लेट दैट एक्सेलरेशन बी A। तो अगर मैं बोलूँगा बताओ एक्सेलरेशन कितनी है पूरी रॉड की, नेट एक्सटर्नल फोर्स P डिवाइडेड बाई M, P बाई M। अब आपको क्या बताना है, शाबाश, आपको बताना है, बताओ यहाँ पे एट ए डिस्टेंस x, देखो यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, इस यहाँ से x दूरी, बताओ कितना, आपको एट ए डिस्टेंस x आपको निकालना है, टेंशन कितना होगा, तो यहाँ पे आपको टेंशन निकालना है किस पॉइंट पे, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड वायर फोर्सेस अप्लाइड। अब जरा देखो, अगर मैं आपको बोलूं ये वाले पार्ट की एक्सेलरेशन भी कितनी है, अब अगर ये वाला पार्ट एक्सेलरेट हो रहा है आगे की ओर, आगे की ओर, अब इस वाले पार्ट पे कौन सा वाला फोर्स लगा रहा होगा, यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये वाला आगे वाला पार्ट कितना, लेट दैट बी T इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो यही T निकालना है। तो जरा देखो इस वाले पार्ट की अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूं, देखो इस वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूं, एक्सेलरेशन आएगा ना फोर्स दैट इज T, इस पे फोर्स T डिवाइडेड बाय मास, इस वाले पार्ट का कितना मास है। देखो अब यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका मतलब हुआ मास पर यूनिट लेंथ सेम होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसका मास, देखो पहले मुझे बोलो इसकी लेंथ कितनी है, देखो यहां से लेके यहां तक लेंथ L, यहां से लेके यहां तक x, तो इसकी जो लेंथ होगी वो होगी L माइनस x, ये है इसकी लेंथ डिवाइडेड इनटू m बाय L। मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दिस पार्ट इज द मास ऑफ दिस पार्ट। अच्छा,
अब ज़रा देखो, ये जो एक्सेलरेशन आएगी फिर ये आएगी फिर टी एल डिवाइडेड बाई एम इंटू एल माइनस एक्स। लेकिन इस वाले पार्ट की तो उतनी ही एक्सेलरेशन होगी जितनी इस पूरे रॉड की है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ फिर टी एल डिवाइडेड बाई एम इंटू एल माइनस एक्स इज इक्वल टू पी बाई एम। एम एंड एम गेट्स कैंसल, तो टी एल जो आएगा दैट इज पी इंटू एल माइनस एक्स। तो जो टी आएगा वो आएगा पी एल माइनस एक्स बाई एल। तो वो आएगा पी एल बाई एल इज वन, वन माइनस एक्स बाई एल। तो पी इंटू वन माइनस एक्स बाई एल। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अब जरा देखो, ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मासेस, इस ब्लॉक का मास जो है वो है 2 kg, इस ब्लॉक का मास जो है वो 3 kg रेस्पेक्टिवली। ग्राउंड स्मूथ है। P इज एन एक्सटर्नल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगा। द फोर्स एक्सर्टेड बाय B ऑन A। तो देखो आपको कंटैक्ट फोर्स निकालना है B और A के बीच में, ठीक, जो आपने पढ़ा है क्लास में अच्छे से। आप मुझे पहले बोलो, अब जब आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो लेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम बी A। जो एक्सेलरेशन A आएगी सिस्टम की, नेट एक्सटर्नल फोर्स 10 डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज 5, तो एक्सेलरेशन आएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं आपको बोलूँ ये वाला फोर्स, तो मैंने आपको क्लास में बोला है कि अगर फोर्स इस वाले ब्लॉक पे लगा तो और आपको कंटैक्ट फोर्स निकालना, वो आएगा दूसरा मास दैट इज 3 इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितनी है सिस्टम की? 2, 3 इनटू 2 दैट इज 6 न्यूटन। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, a man slides down a light rope whose breaking strength is n times his weight। कुछ नहीं, नीचे की ओर जा रहा है रोप में से। अब मैंने आपको बोला पहली T आएगा बराबर mg माइनस एम ए। तो T जो है T, अब देखो a man slides डाउन, डाउन है, a rope ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज n टाइम्स हिज वेट, इसका वेट है mg। तो जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है रोप की वो है n टाइम नीटा टाइम्स हिज वेट। तो मैं लूंगा n नीटा टाइम्स एम जी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। एम 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 गेट्स कैंसल, तो जो आएगा नीटा जी या ऐसे करो, मैं देखो ए को ही इधर शिफ्ट करूं तो ये आएगा जी माइनस नीटा जी। तो वो आएगा जी इंटू वन माइनस नीटा। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट। दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विच इज स्लाइड्स डाउन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, द पुली एंड स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर स्मूथ एंड नेग्लिजिबल मास फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम। आपको निकालना अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, ये एंगल थीटा कितना होगा। तो देखो इसमें नीचे की ओर फोर्स है mg, यहाँ पे टेंशन, तो अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में होगा तो T इज इक्वल टू mg। अब ये T यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी T होगा। T के दो कंपोनेंट्स, ये आएगा इसका T cos थीटा, इसका ये आएगा T cos थीटा, ठीक। इसका T sin थीटा कैंसिल होगा। तो अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम है तो आप लिखोगे 2T cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो m है रूट 2 mg। तो 2 t के बदले क्या लिखूं मैं, mg cos थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 mg। mg कैंसल, cos थीटा इज इक्वल टू रूट 2 बाई 2। रैशनलाइजिंग करो, रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इज इक्वल टू 2 बाई 2 रूट 2। 2 कैंसल दैट इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। तो थीटा जो आएगा वो आएगा 45 डिग्री एट द इक्विलिब्रियम। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जरा देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, इसको यहीं पे करेंगे। जरा देखो अब क्या बोल रहे हैं, टू मासेस 10 kg एंड 20 kg। जरा देखो इस वाले ब्लॉक का मास जो है वो 10 kg है, इस वाले ब्लॉक का जो मास है वो 20 kg है, ठीक। बाय अ लाइट स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर, ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। जरा देखो 200 न्यूटन फोर्स लगा 20 kg ब्लॉक पे। एट द इंस्टेंट द 10 kg मास हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। अब ये जो ब्लॉक है इसकी एक्सेलरेशन जो है वो है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको क्या बताना, द एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg मास, आपको इस वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन निकालनी है। जरा देखो इधर देखो, अब इस वाले ब्लॉक पे जो फोर्स है वो कितना होगा, बिकॉज इसका मास भी गिवन है, इसकी एक्सेलरेशन भी गिवन है। तो जो इस पे फोर्स होगा, देखो जब इस पे 200 न्यूटन लगा तो स्प्रिंग में स्ट्रेच आएगा। तो ये इस वाले ब्लॉक पे स्प्रिंग यहाँ की ओर फोर्स लगाएगी ये स्प्रिंग, और यहाँ पे जो फोर्स होगा वो आगे की ओर होगा। अगर मैं आपको बोलूँ बताओ ये F कितना होगा, ये F जो होगा, फोर्स जो होगा इस वाले ब्लॉक पे स्प्रिंग की वजह से वो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास है 10, एक्सेलरेशन 12, तो फोर्स होगा 120 न्यूटन। और यही 120 न्यूटन इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा तो इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है। तो एक्सेलरेशन जो इसकी आएगी, नेट एक्सटर्नल फोर्स 200 आगे की ओर, 120 पीछे की ओर। 200 माइनस 120 दैट इज 80, 80 डिवाइडेड बाय मास इज 20। तो ये आएगा 0 0 दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा, a simple pendulum with a bob of mass m is suspended from the roof of a car moving with a horizontal acceleration a. The angle made by the steering with the vertical is. अब जरा देखो, ये कार है, इस कार के अंदर एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक, ये एक्सेलरेट हो रहा है आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जब ये आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी तो ये पेंडुलम कुछ ऐसे बनेगा, ठीक। ये एंगल अगर थीटा है तो यही एंगल थीटा निकालना है आपको। तो ज़रा देखो क्या तरीका है निकालने का। ये इस पे नीचे की ओर है mg, ठीक, और ये होगा इस पे टेंशन T ऐसे। अब और कोई फोर्स होगा सीडो फोर्स। अब देखो एक्सेलरेशन जो फ्रेम की है वो आगे की ओर है, जो सीडो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो अब मैं रिजॉल्व करूं, ये थीटा है तो T का जरा देखो, T का ये वाला कंपोनेंट जो आएगा ये आएगा T cos थीटा और ये आएगा T sin थीटा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ T sin थीटा जो है T sin थीटा ma को बैलेंस करेगा, तो मैं लिखूंगा T sin थीटा इज इक्वल टू ma, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। T cos थीटा जो है ये आएगा बराबर mg, दिस इज इक्वेशन सेकंड। डिवाइड द टू sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू a बाई g। थीटा जो आएगा वो आएगा tan इनवर्स a बाई g। सो द ऑप्शन a इज द करेक्ट, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई g। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये देखो क्वेश्चन कैसा है, जरा देखिए इधर। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अब देखो, इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, ये आपके आगे आपके सामने अरेंजमेंट है। अब P and Q of an inextensible string move downwards with uniform speed u। अब ये वाला एंड भी यूनिफॉर्म स्पीड u से नीचे जा रहा है, ये वाला एंड भी u। पुली A and B are fixed, the mass m moves upward। आपको बताओ ये m किस स्पीड से ऊपर जाएगा। लेट दैट वेलोसिटी बी v, यही v निकालना है आपको। तो आपको याद है पुली सिस्टम में आप बोलते हो कि नेट वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स, network done by the tension force on a system of blocks in pulley system is equal to 0। तो वहां से आपको एक इक्वेशन मिलती है, ये summation of t dot v is equal to 0, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी टेंशन जो होगा t अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मानो आप, तो ये यहाँ पे टेंशन T होगा ऐसे, ठीक। अब इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मैं बोलूँगा बताओ T डॉट V क्या आएगा, तो वो आएगा माइनस यू टी। यहाँ पे भी आएगा माइनस यू टी, लेकिन यहाँ पे देखो T ऐसे, यहाँ पे T ऐसे। तो अब जरा देखो T का ये वाला, ये भी यहाँ पे एंगल थीटा है, तो T का ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा T cos थीटा, इसका भी क्या आएगा T cos थीटा। T sin थीटा कैंसिल हो। तो अगर मैं आपको बोलूं नेट टेंशन कितना है अब इस ब्लॉक पे, वो है 2T cos थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में, और वेलोसिटी भी किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में ही। तो अगर मैं बोलूंगा बताओ T डॉट V क्या आएगा, वो आएगा TV, लेकिन T कितना है, T है अभी 2T cos थीटा इंटू V इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा माइनस 2UT प्लस 2T cos थीटा V इज इक्वल टू 0। तो आएगा 2T cos थीटा V इज इक्वल टू 2UT T 2 V इज इक्वल टू U बाई cos थीटा। आंसर यहाँ तो ऐसे भी बोल सकते हो आप, द वेलोसिटी along the string remain is the same। जरा देखो, अगर ये v है, v का ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, v cos थीटा। अब v cos थीटा along the string है, यहाँ कितना है u, तो आप बोलेंगे velocity along the string remain is the same, v cos थीटा is equal to u, v is equal to u by cos theta। So the option v is equal to u by cos theta, option B is the correct। Now the next question। अच्छा, a lift is moving in upward direction। देखो पहले ही लिफ्ट मूव हो रहा है upward direction में। The total mass of the lift and the passenger is this। The variation of the velocity of the lift as shown the tension in the rope। देखो ये लिफ्ट ऐसे है, लिफ्ट का पूरा मास लिफ्ट का और पैसेंजर का वो मैं मानता हूँ m। तो ये है सिटरिंग। अब लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, तो अगर मैं आपको बोलूँ बताओ टेंशन कितना होगा, तो आपको पता है टेंशन जो होगा बराबर ये होगा m इंटू जी प्लस ए, ठीक। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, द टेंशन इन द रोप एट t इज इक्वल टू 8th सेकेंड। तो देखो मास जो है लिफ्ट का वो कितना है 1600 इंटू जी जो है जी, आप मैं क्या रखूं जी 10, ठीक, प्लस अब a निकालना है मुझे टेंशन निकालना है t इज इक्वल टू 8th सेकंड। तो इसका मतलब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए एट t इज इक्वल टू कहाँ पे 8th सेकंड। जरा देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, 6 से लेके 10 तक वेलोसिटी
टाइम ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब 6 से लेकर 10 तक जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है। तो जो 6 से लेकर 10 तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, अगर मैं आपको बोलूं बताओ एक्सेलरेशन कितनी होगी एट 8th सेकंड पे, वो तो वही होगी जो 7 पे होगी, 8 पे होगी, 9 पे होगी, 10, बिकॉज 6 से लेकर 10 तक एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। तो अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन कितनी है और नेगेटिव होगी, बिकॉज एंगल जो है इसके साथ स्लोप में ऑब्टूस है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, तो वो होगी एक्सेलरेशन जो होगी, अगर ये थीटा है तो एक्सेलरेशन होगी दिस tan थीटा परपेंडिकुलर माइनस tan थीटा, तो माइनस tan थीटा होगी एक्सेलरेशन, माइनस परपेंडिकुलर तो कितना है 12 बाई बेस कितना है 10 माइनस 6 दैट इज 4, तो एक्सेलरेशन होगी -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहीं पे -3, तो ये आएगा 10 माइनस 3 दैट इज 7, 7 zeros are 0 0 42 4 11 11200 11200, so the option A is the correct. Now the next question. अच्छा, particle moves in the xy plane under the influence of a force such that it is linear momentum। देखो momentum जो है linear momentum वेरी कर रहा है टाइम के साथ, कैसे, A इज इक्वल टू cos kt i कैप माइनस साइन kt j कैप। आपको क्या बताना है, एंगल बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स। तो मोमेंटम तो आपको गिवन है, अब फोर्स आपको पता है, फोर्स होता है बराबर dp बाई dt, ठीक, वो आएगा a, तो ऐसे ही रखो, cos की डिफरेंशिएशन तो आएगी माइनस साइन के टी आई कैप, तो के बाहर आएगा, ठीक, माइनस साइन के टी की डिफरेंशिएशन के बाहर आएगा कॉस के टी जे कैप। अब आपको अगर एंगल निकालना है तो कॉस थीटा होता है बराबर ए डॉट बी, अगर आपको याद हो ए डॉट बी होता है बराबर ए बी कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस थीटा जो आएगा वो आएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी, तो कॉस थीटा ए डॉट बी करो इनका पी डॉट एफ, तो ए हो गया ए स्क्वायर, ठीक, प्लस माइनस 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 बाहर लिखो, ठीक, माइनस माइनस बाहर लिखो, माइनस बाहर लिखो, माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर, साइन के टी, अच्छा के भी बाहर लिखो, साइन के टी कॉस के टी, साइन के टी कॉस के टी, ठीक, कॉस के टी आई। अच्छा अब देखो माइनस माइनस प्लस ए, फिर से ए स्क्वायर, बिकॉज इसको भी ए मल्टीप्लाई इसको भी ए मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर, तो ये बनेगा देखो माइनस माइनस प्लस, तो फिर से आएगा के बाहर, साइन के टी कॉस के टी, साइन के टी कॉस के टी, डिवाइडेड बाई करना है मैग्नीट्यूड ऑफ पी, मैग्नीट्यूड ऑफ, लेकिन ये पहले ही ऊपर ही जीरो बना, तो जीरो, कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, जीरो डिवाइड बाई एनीथिंग, जीरो डिवाइड बाई पी एफ, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड पी एफ, लेकिन जीरो डिवाइड बाई एनीथिंग इज जीरो, तो इसका मतलब थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, a 5000 kg rocket is set for vertical firing. The exhaust speed is 800 meter per second to give an initial upward acceleration of 20 meter per second। जरा देखो ये 5000 kg रॉकेट है, ठीक, रॉकेट 5000 kg, ठीक, अच्छा, set for vertical firing, the exhaust speed is 800 मीटर पर सेकंड, एग्जॉस्ट स्पीड इज 8 मीटर, जो वेलोसिटी है वो है 8 मीटर पर सेकंड, जो गैस है एग्जॉस्ट करता है, इजेक्ट करता है, टू गिव एन इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर इसको एक्सेलरेट कराना, एक्सेलरेट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड, द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकंड टू सप्लाई द नीडेड थ्रस्ट विल बी। आपको क्या बताना, द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड, बताओ अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकंड, हाँ, अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकंड, तो जो वेलोसिटी है इसकी वेलोसिटी है 800 मीटर पर सेकंड। आपको बताना, बताओ कितना गैस पर सेकंड में इसको इजेक्ट करना चाहिए ताकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो, इस एक्सेलरेशन। तो आपको पता है देखो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो रॉकेट प्रॉब्लम है मास वेरिएशन, मास, लेकिन वेलोसिटी जो है वेलोसिटी इसकी 800 मीटर पर सेकंड है, मास वेरिएबल की प्रॉब्लम है। तो आपको पता है जो इस केस में फोर्स होता है वो होता है वी डी एम बाई डी टी, तो मैं लिख सकता हूँ वी डी एम बाई डी टी, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है तो मैं लिखूंगा सीधे एम जी प्लस ए। आपको पता है जब भी एक्सेलरेट अपवर्ड डायरेक्शन में करे तो जो अगर एक्सेलरेशन ए है तो जो फोर्स रिक्वायर्ड है टू प्रोवाइड द एक्सेलरेशन ए वो होता है एम इंटू जी प्लस ए, तो डी एम बाई डी टी ही तो मुझे निकालना है, वो आएगा आपका एम जी प्लस ए डिवाइडेड बाई वी। तो एम कितना है आपका, मास कितना है 5000 इंटू जी कितना है 10 प्लस ए कितना है 20 डिवाइडेड बाय वी, वेलोसिटी कितनी 800, तो ये 2 जीरो ये कैंसिल होंगे 30, ये आएगा 30 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 8, तो जब आप इसको ये हो गया 1500 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आएगा आपका
187.5 kg. So kg per second. So the option B is the correct. 187.5 kg per second is the dm by dt. यही निकालना था, मास कितना होगा इजेक्ट पर सेकेंड में. नेक्स्ट क्वेश्चन. A lift of mass 1000 kg is moving up with an acceleration of 1 meter per second upward direction. Tension developed in the string. वही टेंशन mg plus a. थक गए अब कर करके. m कितना है 1000, g कितना है 9.8, a कितना है 1. तो ये आएगा 1000 इंटू, ये आएगा 1.0 तो 8, 10.8 तो ये आएगा 1000. हाँ, तो ये आएगा आपका 1000 इंटू 108 डिवाइडेड बाई 10. तो ये जीरो कैंसिल, तो 10800 न्यूटन is the tension in the string. 10800 Newton. Option C is the correct. Now the next question. अब जरा देखो. A man of weight mg is moving up in a rocket with acceleration 4g. ठीक, ये मानो आप मैन है, ठीक, रॉकेट में, और किस एक्सेलरेशन से आप जा रहा है 4g से. आपको क्या निकालना है? अपेरेंट वेट ऑफ द मैन इन द रॉकेट. आपको पता है जब लिफ्ट या रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, जो अपेरेंट वेट होता है उस केस में वो होता है mg प्लस a. अब जरा देखो, r ही निकालना है आपको. r इज इक्वल टू mg प्लस a जो है वो है 4g. तो 4g प्लस g दैट इज इक्वल टू 5gm. तो 5mg इज द करेक्ट आंसर. सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, ये हो गया. चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेसेड, कीप वर्किंग हार्ड.